वेलकम। इस बार हम डिस्कस करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को। पर डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आपको ये जो टर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जिसे हिंदी में हम कहते हैं नीति निर्देशक तत्व, क्या इनके बारे में पता है? क्या इनका अर्थ सही रूप से आपको पता है? अगर हाँ तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं, और अगर नहीं तो देखिए इस वीडियो को एंड तक। आपको हर एक बात पता चल जाएगी नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, जो कि एग्ज़ाम में ज़रूरी है। सो लेट्स आउटलाइन दिस। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं क्या? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर सर्टेन आइडियल्स पर्टिकुलरली एमिंग एट सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, यानी कि नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये आदर्श हैं। और टारगेट किसको करते हैं? ये करते हैं समाज में सोशियो इकोनॉमिक यानी सामाजिक आर्थिक न्याय, जिसकी बात प्रियम्बल में कही गई है, उसको हम धरातल पर दे सकें लोगों को। विच अकॉर्डिंग टू द फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन स्टेट शुड स्ट्राइव फॉर, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं की भी यही सोच थी कि भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक न्याय मिलना चाहिए। दीज प्रिंसिपल्स हेल्प्स इन एस्टेब्लिशिंग इंडिया एज अ वेलफेयर स्टेट, यानी समाजवादी स्टेट के रूप में, यानी एक समाजवादी देश के रूप में जो कि बड़े लेवल पर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय वाले प्रिंसिपल पर चलता है। उस क्राइटेरिया पर खरा उतरने में भारत की जो तत्व मदद करते हैं वो हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। These principles give direction and guidelines to legislature, executive and administration of the independent India, यानी स्वतंत्र भारत के लेजिस्लेचर यानी विधायिका, कार्यपालिका और एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन को ये तत्व जो हैं ये डायरेक्शन देने का काम करते हैं, ये सिद्धांत देते हैं और दिशा निर्देश देते हैं भारत की विधायिका को, कार्यपालिका को और प्रशासन को, ताकि स्वतंत्र भारत में जो ओवरऑल प्रशासन है, जो लोगों को सामाजिक आर्थिक न्याय मिलना है, वो मिल सके। पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक चर्चा की गई है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम शॉर्ट में कह देते हैं DPSP। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों से अगर हम जानना चाहें तो उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में कहा है, ये एक तरह का नोवेल फीचर है, यानी कि एक नई तरीके का सिद्धांत है जो कि बहुत ज़्यादा अनुभव प्रदान करता है हमारे संविधान को, एक मैच्योरिटी का भाव आता है। सो उन्होंने बोला है नोवेल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन DPSP को, दे आर इन द नेचर ऑफ जनरल डायरेक्शंस, इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस टू द स्टेट, यानी जो भारतीय संघ है इसके लिए दिशा निर्देशों की एक सूची है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एम्बॉडी द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, यानी लोगों की जो आशाएं हैं भारतीय संघ से, उसको रिप्रेजेंट करने का काम करता है DPSP। ऑब्जेक्टिव्स एंड आइडियल्स विच यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स मस्ट बियर इन माइंड वाइल मेकिंग लॉज एंड फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज़, यानी कि ये वो दिशा निर्देश, वो आदर्श, वो तत्व हैं जो कि भारतीय संघ की गवर्नमेंट को या जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको अपने दिमाग में रखने चाहिए जब वो कानून बनाती हैं या फिर पॉलिसीज़ का निर्माण करती हैं। LM सिंघवी, जो बहुत ही लंबे समय तक पार्लियामेंटेरियन रहे, हाई कमिश्नर रहे UK में भारत की ओर से, उनका कहना है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर लाइफ गिविंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि DPSP एक तरह से जान देती हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। दे रिप्रेजेंट द फिलॉसफी ऑफ सोशल जस्टिस इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑल्थो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉन जस्टिशिएबल, मतलब कि आप इनको चैलेंज नहीं कर सकते, इनको कानून की मदद से हम एनफोर्स नहीं करवा सकते, इसलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नॉन जस्टिशिएबल हैं। और दे आर नॉट लीगली बाइंडिंग बाय एनी कोर्ट्स, दे हाउएवर आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, यानी जब देश के प्रशासन की बात आती है तो जो DPSP हैं ये एक मूल तत्व का काम करते हैं। दे ले डाउन अ कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि एक सूचीबद्ध तरीका जिससे प्रशासन चलना चाहिए, उन आदर्शों को दिखाते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर द लेजिस्लेचर्स, एग्जीक्यूटिव्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ द इंडिया टू डिस्चार्ज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन ट्यून विद दीज आइडियल्स। सो ये हमने जाना कि भारत के दो प्रसिद्ध कानूनविदों ने क्या कहा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की ज़रूरत क्या पड़ी? वाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स? द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फेल्ट दैट सर्टेन पॉलिसी, डायरेक्शंस, गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस फॉर गवर्नेंस ऑफ द कंट्री वर रिक्वायर्ड टू हैंडल प्रॉब्लम्स, यानी कि जब संविधान निर्माता हमारा संविधान बना रहे थे तो उनको ऐसा अंदर से लगा कि भारत को आगे जाके कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने पहले ही उसके लिए दिशा निर्देशों की एक सूची बनाकर संविधान में डाल दी, जो कि थे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब यहाँ जो प्रॉब्लम्स की बात की जा रही है, ये कौन सी प्रॉब्लम्स थी जो संविधान निर्माताओं ने उस वक्त देख ली थी? सो इंडियन स्टेट वॉज गोइंग टू फेस मैनी चैलेंजेस आफ्टर कॉलोनियल रूल फॉर ऑलमोस्ट 200 ईयर्स, यानी 200 सालों की गुलामी के बाद, गुलामी के शासन के बाद
द कंट्री एंड द सोसाइटी वॉज लेफ्ट विद वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, हंगर एंड विद डीप रूटेड सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। यानी कि इतने लंबे समय तक गुलाम रहने के बाद भारत में बहुत ही बड़े स्तर पर गरीबी फैली थी, भुखमरी फैली थी और समाज में एक सामाजिक आर्थिक असमानता फैल गई थी। हैंस फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पुट इन प्लेस दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल। और इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, इन्हीं प्रॉब्लम्स के दिशा निर्देश देने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में डाल दिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। सोर्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी नीति निर्देशक तत्वों का उद्गम कहाँ है, ये कौन से स्रोत से लिए गए। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। यानी आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल भारत के संविधान में। आइडिया एंड फिलॉसफी ऑफ दीज प्रिंसिपल्स कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, लिबरल एज वेल एज सोशलिस्ट फिलॉसफी ऑफ 19th सेंचुरी एंड आर ओन गांधीयन कंसेप्ट ऑफ सर्वोदय इसमें मिलाया गया है। यानी कि हमारे जो संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, इनका अगर हम स्रोत देखें तो वो है डायरेक्टली आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। पर अगर उसका भी हम सोर्स कहीं तलाशने जाएं तो हमें दिखेगा कि फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, यहाँ पर उसका सोर्स देखने को मिलेगा हमें। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं इसमें एक लिबरल भाव है, एक सोशलिस्ट भाव भी है। और साथ ही साथ जब इसको भारतीय संविधान में डाला जा रहा था तो इसमें हमारे यहाँ का जो गांधीयन कंसेप्ट था, एक गांधीवाद का, उसका भी कुछ निचोड़ इसमें डाला गया। तो एक तरह से हमारे संविधान में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो तीनों का मिश्रण है, लिबरल आइडियोलॉजी, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी एंड गांधीयन आइडियोलॉजी, जिसे सर्वोदय कहा जाता है। आइवर जेनिंग्स हैज़ ऑब्जर्व्ड दैट फिलॉसफी अंडरलाइंग द मोस्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज फेबियन सोशलिज्म। मैनी ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर अंडर द ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिज्म एंड गांधीइज्म। यानी हमारे ज़्यादातर संविधान निर्माता जो थे वो या तो सोशलिज्म से इन्फ्लुएंस थे या फिर गांधीइज्म से इन्फ्लुएंस थे, और इसलिए इन दोनों की ही झलक हमें हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में दिख जाएगी। Through these provisions and principles, they laid down the socialistic pattern of society and Gandhian। यानी और यही कारण है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में सोशलिस्ट जो पैटर्न है सोसाइटी का, उसके भी गुण डाले गए और गांधीयन सोसाइटी के जो गुण हैं वो भी हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डाले गए। नेचर ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, आर्टिकल 37 कहता है एप्लीकेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में। द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस पार्ट यानी कि पार्ट 4 शॉल नॉट बी एनफोर्सिएबल बाय एनी कोर्ट। यानी कि कोई भी कोर्ट कानून की मदद लेकर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को एनफोर्स नहीं करवा सकती है भारत में, ऐसा लिखा हुआ है। बट प्रिंसिपल्स देयर इन लेड डाउन आर नेवरदलेस फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। पर ये जो दिशा निर्देश हैं, ये जब प्रशासन की बात आती है तो बहुत ही मूलभूत तत्व हैं प्रशासन के। यानी अगर प्रशासन ठीक से चलाना है तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जो बातें कही गई हैं उनको फॉलो करवाना ही पड़ेगा, तभी जाकर प्रशासन एक अच्छे तरह से ज़मीनी तौर पर उतर कर आ पाएगा। एंड इट शॉल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट। स्टेट यहाँ पर भारतीय संघ, भारत की सरकार, राज्यों की सरकार सबसे है। ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स वाइल मेकिंग द लॉस। और ये हमारी सरकारों की जिम्मेदारी है कि जब भी वो कोई पॉलिसीज़ बनाएं, कोई कानून बनाएं, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखें अपने, और उनको मिलाकर ही पॉलिसीज़ में या लॉज में डालें। Classification of directive principles. Directive principles are classified on the basis of their ideological source and objectives। यानी जो वैचारिक सोर्स है, जो स्रोत है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का, उसके हिसाब से हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला है इकोनॉमिक एंड सोशल प्रिंसिपल्स, यानी कि आर्थिक और सामाजिक प्रिंसिपल्स। दूसरा है गांधीयन प्रिंसिपल्स, यानी गांधीवाद से जो इन्फ्लुएंस है प्रिंसिपल वो। इसके बाद है इंटरनेशनल पीस, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय शांति से रिलेटेड हैं प्रिंसिपल्स वो। और इसके बाद है चौथी कैटेगरी जिसमें बाकी बचे हुए प्रिंसिपल्स सारे के सारे आ जाते हैं, यानी कि मिसलेनियस। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल प्रिंसिपल्स को। लार्ज नंबर ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर सोशलिस्टिक इन नेचर। यानी बहुत ज़्यादा संख्या में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो समाजवाद की सोच से प्रभावित हैं। डेडिकेटेड टू अचीव सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल। और ये जो प्रिंसिपल्स हैं जो कि समाजवाद की सोच से प्रभावित हैं, इनका टारगेट है कि सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर हो, यानी सामाजिक और आर्थिक उत्थान हो लोगों का। ऑब्जेक्टिव टू एस्टेब्लिश इंडिया एज अ वेलफेयर स्टेट। और भारत को एक समाजवादी वेलफेयर स्टेट के रूप में स्थापित कर पाएँ, यानी जो ज़्यादातर जो लोग हैं हमारे नागरिक हैं उनकी भलाई के लिए काम करता है, उनके उत्थान के लिए काम करता है। आर्टिकल 38 में कहा गया है द स्टेट शॉल प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग अ सोशल ऑर्डर इन विच जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल शॉल इन्फॉर्म ऑल इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल लाइफ।
यानी कि आर्टिकल 38 में बोला गया है कि स्टेट यानी कि भारतीय संघ जो हमारी सरकारें हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो वेलफेयर स्टेट की जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनको प्रमोट करें, आगे बढ़ाएं, ताकि सिक्योर हो सके और प्रोटेक्ट हो सके एक सोशल ऑर्डर यानी एक लोक प्रशासन की स्थिति आ सके जहाँ पर जस्टिस मिल पाए, न्याय मिल पाए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तरह का न्याय मिल पाए हमारे नागरिकों को। आर्टिकल 39 में कहा गया है स्टेट शॉल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसीज टुवर्ड्स सिक्योरिंग, यानी स्टेट को अपनी नीतियाँ इस तरह बनानी चाहिए ताकि नीचे लिखी जो बातें हैं ये टारगेट के रूप में दिमाग में रहें। पहली, राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड टू ऑल द सिटीजन्स, यानी कि सारे नागरिकों के पास जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ स्रोत हो कमाई का, ताकि वो अपनी ज़िंदगी ठीक तरह से जी पाएँ, व्यतीत कर पाएँ। दूसरा, द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज शॉल बी ऑर्गेनाइज्ड इन अ मैनर टू सर्व द कॉमन गुड, यानी जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे देश के अंदर उनकी जो ओनरशिप है, जो स्वामित्व है, वो इस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाए कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय वाला प्रिंसिपल जो है वो पूरा हो जाए, यानी कि ज़्यादातर लोगों का भला हो हमारे देश में। तीसरी जो बात है, द ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ टू द कॉमन डेट्रीमेंट। इन अदर वर्ड्स, स्टेट शॉल अवॉइड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स, और ये हमारे राज्य की यानी स्टेट यानी हमारी सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो धन का संचय एक जगह यानी कुछ लोगों के पास ही ना होने दे, यानी सेंट्रलाइजेशन ऑफ द वेल्थ ये ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो समाज में गरीबी बढ़ेगी, कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा गरीब हो जाएंगे, जो कि एक अच्छी स्थिति नहीं है। इसके बाद जो चौथी बात है वो है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमन, यानी कि एक तरह के काम के लिए एक तरह का पेमेंट दोनों को मिले, पुरुषों को भी महिलाओं को भी। इसके बाद पांचवी बात जो है प्रोटेक्शन ऑफ द स्ट्रेंथ एंड हेल्थ ऑफ द वर्कर्स, यानी कि जितने भी कामगार लोग हैं, जो भी वर्कर्स हैं, उनकी स्ट्रेंथ का और हेल्थ का पूरी तरह से प्रोटेक्शन किया जाना चाहिए। इसके बाद जो छठवीं बात है द चाइल्डहुड एंड यूथ आर नॉट एक्सप्लॉइटेड, यानी कि किसी भी बच्चे का जो बचपन है, जो उसका शुरुआती दौर है जीवन का, वो प्रताड़ित नहीं होना चाहिए, एक्सप्लॉइट नहीं होना चाहिए। इसके बाद आर्टिकल 42 में लिखा है स्टेट शॉल मेक प्रोविजंस फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क एंड फॉर मैटरनिटी रिलीफ, यानी कि राज्य की ये जिम्मेदारी है कि काम करने के लिए ह्यूमेन कंडीशन हो, यानी एक स्वस्थ तरह का वातावरण हो जहाँ पर इंसान स्वस्थ तरीके से काम कर पाए, उसके स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव ना हो, ऐसे काम का वातावरण दिलवा पाना ये राज्य की जवाबदारी है। साथ ही साथ मैटरनिटी रिलीफ, यानी कि मातृ राहत जो होती है, मैटरनिटी रिलीफ, वो मिल पाए माताओं को, ये भी राज्य की जिम्मेदारी है। इसके बाद आर्टिकल 43 में कहा गया है स्टेट शॉल सिक्योर टू ऑल वर्कर्स आर लिविंग वेज एंड आर डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, यानी कि सभी कामगार लोगों को एक डिसेंट यानी कि जो जीवन यापन के लिए एक मूलभूत जो स्तर होता है जहाँ पर जीवन खुशी से बीत सके, वो उस स्तर तक की सुविधाएं मुहैया कराना कामगारों को, उस स्तर का एक भत्ता दिलवा पाना कामगारों को, ये राज्य की जवाबदारी है। इसके बाद आर्टिकल 43A में कहा गया है स्टेट शॉल टेक स्टेप्स टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़, यानी कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनका जो मैनेजमेंट होता है उसमें वर्कर्स जो वहाँ काम करते हैं उनका भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ये भी जिम्मेदारी है हमारी सरकारों की। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स को। आर्टिकल 40 में कहा गया है स्टेट शॉल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि राज्य की जिम्मेदारी है कि वो विलेज लेवल पर सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्वशासन की स्थिति उत्पन्न हो, इसके लिए विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करवाए। इसके बाद आर्टिकल 43 में कहा गया है स्टेट शॉल प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑन एन इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव बेसिस इन रूरल एरियाज, यानी कि ग्रामीण इलाकों में ये राज्य की जवाबदारी है कि इंडिविजुअल लेवल पर यानी हर एक आदमी के स्तर पर, या फिर कोऑपरेटिव यानी कि सहकारी स्तर पर, कॉटेज इंडस्ट्री यानी कि कपास संबंधी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको लगवाने में मदद करे राज्य। इसके बाद आर्टिकल 45 में कहा गया है स्टेट शॉल प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 14 ईयर्स, यानी कि जब तक कोई बच्चा 14 साल की उम्र क्रॉस नहीं कर जाता तब तक यह राज्य की जवाबदारी है कि उस बच्चे को पूरी सुविधाएं मिलें, उसका जो शुरुआती दौर है, जो चाइल्डहुड है, जो बचपन है, वो ख़राब ना हो और उसको शिक्षा मिलती रहे जब तक कि वो 14 साल से ज़्यादा उम्र का नहीं हो जाता तब तक।
इसके बाद आर्टिकल 46 में कहा गया है स्टेट शॉल प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स ऑफ वीकर सेक्शंस ऑफ पीपल पर्टिकुलरली दैट ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन। यानी कि ये राज्य की जवाबदारी है कि एजुकेशनल यानी शैक्षणिक और आर्थिक इंटरेस्ट जो हैं वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के, जिनमें मेनली आते हैं SCs एंड STs एंड अदर वीकर सेक्शंस, उनको प्रमोट करे, उनको मदद करे, उनको आगे पाने में मदद करे हमारा राज्य यानी कि सरकारें हमारी केंद्र स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी। इसके बाद आर्टिकल 47 कहता है स्टेट शॉल टेक स्टेप्स टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ एंड प्रोहिबिट कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स दैट आर इंजूरियस टू हेल्थ। यानी कि ऐसे मादक पदार्थ, ऐसे जहरीले पदार्थ जो कि हानिकारक हैं हमारे शरीर के लिए, ऐसी चीज़ों के सेवन पर प्रतिबंध लगाना ये राज्य की जवाबदारी है। इसके बाद आर्टिकल 48 में कहा गया है स्टेट शॉल टेक स्टेप्स टू प्रोहिबिट स्लॉटर ऑफ काउस, काल्व्स एंड अदर मिल्च एंड ड्रॉट कैटल। यानी पशु हत्या में भी गाय या उनके बच्चे या अदर तरह के ऐसे जानवर जिनसे दूध दोहा जाता है या फिर ड्रॉट कैटल, ऐसे पशु हत्या पर प्रतिबंध लगाना यह राज्य की जवाबदारी है। इसके बाद इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के ऊपर जो फोकस हैं प्रिंसिपल्स, उनके बारे में देखते हैं। सो आर्टिकल 51 बोलता है डिक्लेयर्स दैट टू एस्टेब्लिश इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी द स्टेट शॉल एंडेवर, यानी भारतीय राज्य की ये जिम्मेदारी है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए नीचे लिखी चीज़ें करे। पहला, प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी कि जहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर शांति आ सकती है वहाँ पर हम उसको प्रमोट करें। सिक्योरिटी जहाँ पर बढ़ सकती है इंटरनेशनली उसको हम प्रमोट करें। दूसरा है मेंटेन जस्ट एंड हॉनरेबल रिलेशंस विद द नेशन, यानी दूसरे देशों के साथ आदरपूर्वक रिश्ते बनाना सम्मानित तरह से, जिसमें दोनों तरफ से सम्मान छलके, इस तरह के इंटरनेशनल रिलेशंस हमें रखने हैं। तीसरा, फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो कानून हैं उनकी इज्जत करना और ट्रीटी जो होती हैं इंटरनेशनल लेवल पर उनको मानना, ऑब्लिगेट करना उनको। इसके बाद चौथा जो पॉइंट है एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन, यानी कि कहीं भी अगर इंटरनेशनल लेवल पर आर्बिट्रेशन होने से डिस्प्यूट सॉल्व हो रही हों, यानी कि कोई लड़ाई है, सुलझ नहीं रही है, तो वहाँ पर आर्बिट्रेशन की अगर कहीं आवाज़ उठती है तो हमें प्रमोट करना है, उसे सपोर्ट करना है ताकि इंटरनेशनली शांति स्थापित हो सके। इसके बाद वो प्रिंसिपल्स जो कि मिसलेनियस सेक्शन में आते हैं वो हैं कंटेन्स सम जनरल सब्जेक्ट्स विच आर समटाइम्स टर्म्ड एज लिबरल प्रिंसिपल्स, यानी लिबरल प्रिंसिपल्स जो हैं ये ज़्यादातर एक अलग ही कैटेगरी में गिने जाते हैं। जैसे कि आर्टिकल 44 जिसमें कहा गया है स्टेट शॉल एंडीवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी संपूर्ण भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना, यानी एक समान कानून पूरे देश में स्थापित करना, ये राज्य की जिम्मेदारी है। इसके बाद आर्टिकल 48A में बोला गया है डायरेक्ट्स द स्टेट टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, यानी कि देश में मौजूद वातावरण को और वाइल्ड लाइफ को, फॉरेस्ट को बचाना राज्य की जवाबदारी है। आर्टिकल 49 में बोला गया है स्टेट शुड प्रोटेक्ट एवरी मॉन्यूमेंट और प्लेस ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट, यानी कोई भी ऐसी इमारत, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो कि इतिहास की दृष्टिकोण से ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, उसको बचाना, उसका प्रिजर्वेशन करना, ये राज्य की जवाबदारी है। इसके बाद आर्टिकल 50 में बोला गया है द स्टेट शॉल टेक स्टेप्स टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट, यानी ये राज्य की जवाबदारी है कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करके रखे जब बात आती है पब्लिक सर्विसेज की। इसके बाद कुछ स्पेशल अमेंडमेंट्स हुए जिनको याद रखना ज़रूरी है, जैसे कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। इंट्रोड्यूस्ड सर्टेन चेंजेस इन द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय एडिंग न्यू डायरेक्टिव्स, और इस संविधान संशोधन से 3 नए डायरेक्टिव्स जोड़े गए। जो पहला है वो है आर्टिकल 39A जिसमें कहा गया स्टेट टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर, यानी कि अगर कहीं किसी गरीब को लीगल एड यानी कि कोर्ट केस होता है या न्यायिक प्रक्रिया में उसको मदद की ज़रूरत होती है तो ये राज्य की जवाबदारी है कि वो उसे कानूनी मदद दिलवाए। इसके बाद आर्टिकल 43A में कहा गया है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। आर्टिकल 48A में बोला गया डायरेक्ट्स द स्टेट टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव एनवायरनमेंट। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है वो है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 का।
इसकी मदद से इंसर्टेड सेक्शन 2 टू आर्टिकल 38, यानी आर्टिकल 38 में सेक्शन 2 जोड़ा गया जो कहता है स्टेट इन पर्टिकुलर शॉल स्ट्राइव टू मिनिमाइज इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ इन इनकम एंड एलिमिनेट इनइक्वालिटीज़ इन स्टेटस फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ नॉट अमंगस्ट इंडिविजुअल्स बट ऑल्सो अमंगस्ट ग्रुप। यानी कि आर्थिक असमानताएँ इनकम में या असमानताएँ जो कि स्टेटस में हैं, फैसिलिटीज़ में हैं, अपॉर्चुनिटीज़ में हैं, ना कि सिर्फ इंडिविजुअल्स के बीच में बल्कि लोगों के ग्रुप्स के बीच में भी, ये दूर करना राज्य की जवाबदारी है, ऐसा आर्टिकल 38 में बोला गया। इसके बाद फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच जो अंतर है उसको जानना बड़ा ज़रूरी है। सो आइए उसको जानते हैं। फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये जस्टिसिएबल हैं, यानी अगर कोई आपसे आपके फंडामेंटल राइट्स छीनता है, वॉयलेट करता है, तो आप कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकते हैं और कोर्ट कानून की मदद से उनको एनफोर्स कराकर आपको लौटाएगी, क्योंकि संविधान इसकी गारंटी देता है। वहीं दूसरी ओर डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हैं ये नॉन जस्टिशिएबल हैं, यानी कि इनको एनफोर्स नहीं कराया जा सकता कानून की मदद लेकर। फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव और प्रोहिबिटिव इन नेचर बिकॉज दे पुट लिमिटेशन ऑन द स्टेट, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जब हमें मिलते हैं तो राज्य पर एक निरंकुश शासन करने की जो छूट है उस पर एक अंकुश लग जाता है। राज्य हमसे वो सभी चीज़ें जो हमें फंडामेंटल राइट्स में गारंटी की गई हैं वो छीन नहीं सकता। तो एक तरह से एक नेगेटिव सेंस आता है फंडामेंटल राइट्स का राज्य के दृष्टिकोण से। पर जब हम बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की तो ये अफर्मेटिव डायरेक्शंस देते हैं। दे डिक्लेयर द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अचीव सर्टेन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल राज्य के दृष्टिकोण से देखे जाएँ तो राज्य को एक तरह से दिशा निर्देश देते हैं कि उसको क्या क्या करना है। वहीं पर फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये राज्य को बताते हैं कि तुम्हारी सीमा कहाँ तक है और तुम उसके आगे लोगों के हक नहीं छीन सकते। इसके बाद फंडामेंटल राइट्स एस्टेब्लिश लिबरल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन इंडिया। फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये भारत में एक खुले विचारों की राजनीतिक डेमोक्रेसी स्थापित करने में मदद करते हैं। वहीं पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये इंडिया को एक समाजवादी राज्य के तौर पर स्थापित करने में मदद करते हैं, वेलफेयर स्टेट के रूप में। Fundamental rights protect the interests of individual, while directive principles of state policy seek to promote socio-economic equality and particularly provide safeguards to weaker and vulnerable sections of the society। यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये किसी स्पेसिफिक इंसान के अधिकारों की रक्षा के लिए होते हैं, पर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये सोसाइटी में जो सेक्शंस हैं, जो ग्रुप्स हैं लोगों के, यानी एक बड़े स्तर पर हम बात करें तो वहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का रोल आता है, जबकि फंडामेंटल राइट्स हर एक नागरिक के इंडिविजुअल लेवल की बात होती है फंडामेंटल राइट्स। वहीं पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हैं ये समाज के एक बड़े तबके को कवर करते हैं और फंडामेंटल राइट्स के दायरे के थोड़े ऊपर हैं। इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। हमारे संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स तो हैं, हमारे राज्य को उनको ज़मीनी तौर पर उतारना भी है। तो हमारे देश में कई बार ऐसी पॉलिसीज़ ज़रूर आई होंगी जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को धरातल पर उतारा गया होगा। तो आइए उन्हीं को देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। सो पहला है लैंड रिफॉर्म्स। लैंड इज़ मोस्ट एसेंशियल मटेरियल रिसोर्स इन एन एग्रेरियन कंट्री लाइक इंडिया। यानी कृषि प्रधान देश में लैंड जो है, ज़मीन जो है, ये एक बहुत ज़रूरी मटेरियल रिसोर्स है। थ्रू लैंड रिफॉर्म्स ज़मींदारी सिस्टम वॉज एबोलिश्ड। लैंड रिफॉर्म्स लाकर हमारे राज्य ने जो ज़मींदारी सिस्टम था उसको एबोलिश किया। सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स इम्पोज्ड एंड सरप्लस लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग लैंडलेस लिबरल्स। क्योंकि ज़मींदारी सिस्टम में ज़मीन का मालिकाना हक बहुत ही चुनिंदा लोगों के पास था और वो लिमिट से ज़्यादा भी रखते थे अपने पास। तो लैंड रिफॉर्म्स लाने से ये हुआ कि कोई इंसान ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ज़मीन अपने तक रख सकता है उस पर एक लिमिट लगाई गई, सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग्स की गई, और जो ज़रूरत से ज़्यादा ज़मीनें थीं वो सरकार को दी गई और सरकारों ने उसे लैंडलेस लेबरर्स जो थे उनमें बांट दिया। इसके बाद मिनिमम वेजेस एक्ट, इनकम टैक्स एंड अदर टैक्सेशन मेजर्स टू टैक्स हाई इनकम ग्रुप एंड प्रोवाइड एग्जम्पशन एंड रिलीफ टू द वीकर सेक्शन, ये भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को ही रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 का गवर्नमेंट फुलफिल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन स्टेटेड इन आर्टिकल 40। 3-tier पंचायती राज सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड एट द विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। यानी कि आर्टिकल 40 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जो पंचायती राज की बात की गई थी उसको धरातल पर उतार दिया हमारी सरकार ने 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। इसके बाद गवर्नमेंट हैज़ एस्टेब्लिश्ड सेवरल बोर्ड्स such as Village Industries Board, All India Handicraft Board, Silk Board, Coir Board, etc., which provide essential help to cottage industries in the finance and marketing, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में हमें बोला गया था। इसके बाद गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड प्रोविजंस रिलेटेड टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, जो कि आर्टिकल 45 में बोला गया है, बाय इंट्रोडक्शन ऑफ 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड सब्सिक्वेंटली पास्ड द राइट्स टू एजुकेशन एक्ट 2009। Elementary education has been accepted as fundamental right
ऑफ ईच चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। जैसे कि डायरेक्टर प्रिंसिपल्स में बोला गया था कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों का शुरुआती दौर की केयर और उनको शिक्षा मिलती रहे, ये सुनिश्चित करवा पाना राज्य की जवाबदारी है। तो इसी डायरेक्शन में हमारे राज्य ने, हमारी सरकारों ने राइट टू एजुकेशन एक्ट पास किया। इसके बाद गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड वेरियस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लाइक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1978-79 एंड इन रिसेंट ईयर्स महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा जैसे बोलते हैं, 2006 टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज एज स्टेटेड इन आर्टिकल 47 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो जीवन के स्तर को उठाने की बात की गई थी गरीब लोगों के लिए, उसी दिशा में हमारे राज्य ने, हमारी सरकारों ने ये सभी प्रोग्राम जो अभी मैंने बताए इनको अप्लाई किया। इसके बाद गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड वेरियस प्रोग्राम्स टू प्रोवाइड हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू द वुमेन एंड चिल्ड्रन, दैट इज़ मैटरनिटी रिलीफ एंड मिड डे मील टू स्कूल चिल्ड्रन। यानी कि हमारे जैसे डायरेक्टर प्रिंसिपल में बोला गया था कि मात्र राहत के लिए जितनी भी चीज़ें ज़रूरी हैं वो करनी चाहिए राज्य को। जो बच्चों का शुरुआती दौर है जीवन का, उसमें उनको हर सुविधा अच्छे से जीवन यापन हो सके वो सुनिश्चित करना चाहिए। तो इन्हीं दोनों डायरेक्शन में हमारी गवर्नमेंट ने कई तरह की हेल्थ और न्यूट्रिशनल सपोर्ट स्कीम्स चलाई हैं वुमेन के लिए, और बच्चों के शुरुआती दौर को ध्यान में रखते हुए मिड डे मील स्कीम जो है चलाई गई। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स लाइक प्रधानमंत्री ग्राम स्वास्थ्य योजना PMGSY, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM and many other health and welfare related programs are being implemented to fulfill the social sector responsibility of the Indian state. So directive principles are no doubt the main guiding force behind all of these welfare measures. So ये था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में सेशन। क्योंकि इस वीडियो में हमने जाना डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, इनका स्रोत क्या है, इनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन निर्माताओं ने क्यों हमारे संविधान में डाला, क्या उनकी चिंताएं थीं, और किस तरह से हमारी सरकारों ने विभिन्न कार्यक्रमों स्कीम्स के माध्यम से इनको धरातल पर उतारने की कोशिश की है। हमने सभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को एक एक कर पढ़ा, जाना उनमें क्या बात कही गई है, एंड हियर वी हैव जस्ट आउटलाइंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग एंड गॉड ब्लेस।